अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ऊपर यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और प्लस हुकूमत पे प्रेशर पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अवाम का रुख जो है वो बदल चुका है और बदलना पड़ेगा। चूँकि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि अवाम का रुख क्यों ना बदलता। इंसाफ की उम्मीद हमें किन लोगों से थी? उन लोगों से जिन्होंने लाइटें बंद करके रात के अंधेरे में लोगों को मारा, मार देने के बाद लाशें न दीं, लाशों को गुम कर दिया, फिर ये मानने को तैयार नहीं थे कि गोलियां चलाई हैं। जब गोलियां चलने का मान लिया गया तो फिर ये नहीं मानते थे कि ये गोलियां जो हैं वो किसकी तरफ से चलाई गईं। फिर ये भी कबूल नहीं कर रहे थे कि इतने लोग नहीं मरे। तो ये सारी चीज़ें जब आपने देखी तो गुज़श्ता रोज़ आप देखें कि एक नौजवान ने केपीके में बैठ के जिसको मुंह के इस तरफ से गोली लगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई और अब उसने अपनी सर्जरी करवाई और वो अच्छे से बात भी नहीं कर सकता और इस रियासत के सामने, इस माँ के सामने 13 लोगों की लाशें सामने आ गईं। जिन लोगों को गोलियां लगी वो मीडिया के सामने आ गए, लेकिन ये रियासत, ये अदालतें, ये इदारे इंसाफ करने और इंसाफ देने को और जुल्म को मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना था उन्होंने मारा, जिन्होंने इंसाफ देना था वो उनके मोरे बने। तो जब ये सारी सूरत हाल हो तो उस सूरत हाल में फिर कोई अमरीकी मुदाखलत करे, जो बाइडेन की मुदाखलत हो तो उसको पीडीएम कबूल करे और पीटीआई जो है वो रिफ्यूज़ करे। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनकी पॉलिसी से पीटीआई इत्तफ़ाक़ करती है और पीडीएम जो है उसको लाले पड़े हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या आगे से एब्सोल्युटली नॉट और शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे। फिर आप देखें कि एक ही शख्स एक ही मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म होते हुए 2 बार मिसाल दे चुका है और तकरीर करते हुए आप इमेजिन कीजिए कि हाकिम वक्त है और 25 करोड़ का वज़ीर-ए-आज़म और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए शहबाज शरीफ साहब की ज़हनी हालत, आईक्यू लेवल उनका ऐसा है और उनकी सोच कि ये बात अक्कासी करती है कि वो शख्स तकरीर करते हुए नेशनल मीडिया वहाँ पे है, तमाम सहाफ़ी हैं, वो नकल उतार के बताता है कि मशीनें कैसे ऊँ आँ करती हैं और उसके बाद जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। या तो ये 6-6 महीने सोते नहीं हैं और जो कि कई अरसा पहले हमने सुना था कि इनको डिप्रेशन है, ये कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोते नहीं हैं। क्योंकि आम आदमी जो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो वो कम अज़ कम इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म होते हुए किसी भी मुल्क का वो ऐसी मिसालें नहीं दे सकता, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, ऐसे-ऐसे अजूबे इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर आके मुसल्लत किए हैं कि जिसके बाद उनकी ये कोशिश है ऐसे लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बनाना कि लोग वज़ीर-ए-आज़म के नाम से चिढ़ खाएँ, लोग सियासतदानों से और जमहूरियत से नफ़रत करना शुरू कर दें और उन्हें लगे कि सिर्फ़ फ़ौज ही अच्छी है, बाकी सब बकवास है। लेकिन वो दौर गुज़र चुका, जब हम कहते थे कि अगर साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाने तो फ़ौज को तैनात कीजिए। वो दौर गुज़र चुका जब कोई एक तरफ नारा लगाता था तो जिस्म के ऊपर सख्ता तारी होता था। लोग खड़े होके सल्यूट करते थे, तमाम पर्दे चाक हो गए। अब वाज़ह तौर के ऊपर एक रेड लाइन खींच दी गई है कि इस मुल्क का वफ़ादार कौन है, इस मुल्क के अंदर फ़साद की जड़ कौन है, इस मुल्क के अंदर ज़ुल्म और बर्बरियत कौन करता है। 9 मई का वाक़या तो चलें कि कोई सस्पेंस था, साने मॉडल टाउन को देख लीजिए, एपीएस स्कूल का मामला देख लीजिए, दीगर चीज़ों को देखें। लेकिन जो 26 नवंबर को इन्होंने अमल किया और उस अमल के बाद ये निज़ाम इतने बुरे तरीके से नंगा और गंजा हुआ कि उसके अंदर कोई शर्म व हया बाकी नहीं रही, कोई पर्दा बाकी नहीं रहा और तमाम लोगों को जो शऊर रखते हैं, जो इमरान खान के मुखालिफ हों, इमरान खान के हमायती हों, जिस जमात से उनका तल्लुक हो, इवन नून लीग भी कहती है कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हम बंदी बन चुके हैं, हम कैदी हैं इस्टेब्लिशमेंट के और हम मोरे हैं, हम उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक जो टॉप लेवल की क़यादत है वो कुछ और कहती है, जो मिडल लेवल की क़यादत है नून लीग की वो कुछ और कहती है, उनके कारकुन कुछ और समझते हैं। कोई हैसियत बाकी नहीं छोड़ी, इन्होंने जनाजा निकाल दिया नून लीग का, इन्होंने खुद उसके मोरे बने और अपनी तबाही खुद करवाई। हालांकि वो नवाज शरीफ साहब हैं जिनको वजारत उज़्मा से निकाला गया, ज़्यादती हुई। वो नवाज शरीफ जो 2 ताई अक्सरियत से मुल्क में आए, वो पीपल्स पार्टी जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी जान दे दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान दी, इस पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी, इस पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इन्होंने अपना सत्यानाश किया। और अब ये दोनों जमातें अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो जाएँ
آج ہوں یا کل ہوں یا سال کے بعد ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 30 سے زیادہ دونوں مل کے شاید سیٹیں نہ نکال سکیں MNA کی۔ اس کی وجہ کہ ان کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اتنا خراب کر دیا ہے، بغض عمران کے اندر یہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس واپسی کے راستے نہیں ہیں۔ تاہم حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشر میں ہے اور حکومت بھی پریشر میں ہے اور عواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، انہوں نے 9 مئی کے کیسوں کے اندر 105 لوگوں کو سزا سنائی، کسی کو معاف نہیں کیا، کسی کو 2 سال 6 سال اور بیشتر کو 10 سال کی سزا سنا دی۔ اب ان کو لگتا تھا کہ پہلے 55 لوگوں کو سزا دیتے ہیں تو عمران خان ڈر جائیں گے، قوم ڈر جائے گی، پھر ان کو لگا کہ ہم اور 60 لوگوں کو سزا دے کے 105 لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے شاید یہ خوف میں آ جائیں۔ مگر دوسری جانب جن لوگوں نے گولیاں کھائیں، جن کے لوگ شہید ہو گئے، جن کو خود گولی لگی، اس لڑکے کے منہ کے اندر سے گولی گزری، گزشتہ روز پریس کانفرنس کرنے کے دوران میڈیا سے بات میں اس نے کہا پھر احتجاج کرو، میں پھر اس میں جاؤں گا۔ آپ قیدیوں کو پریزنر وین میں لے جا کے کہیں اور شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سڑک کے اوپر جو آزاد ہیں وہ خاموش ہیں، اور جو قیدی ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آج 19 لوگوں کو جو سزائیں تھی وہ معاف کی گئیں، چونکہ پہلے ان کو سزا اس لیے دی گئی تھی کہ ڈر جائیں، اور اب کہا جی کہ آرمی چیف جو ہیں ان سے رحم کی اپیل کیجئے، تو رحم کی اپیل کرنے کے معاملے کے اندر فوجی عدالتوں سے 9 مئی واقعات میں سزا پانے والے 19 مجرمان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ISPR نے ایسے کہا بڑا احسان کیا آپ لوگوں نے، 9 مئی واقعات کے وہ 19 مجرمان جن کی فوجی عدالتوں سے ملی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، ان کی پوری فہرست ہے، میں ان کا نام سامنے ایک بار سب کا لوں گا تو ٹائم کی قلت ہے۔ تاہم یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تاثر دے رہی ہے کہ دیکھو ہم نے رحم کی اپیل قبول کر لی ہے، ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کو جہاں ایک طرف چھوڑا ہے وہیں پہ آج مزید 300 لوگوں کی اور ضمانتیں ہوئی ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں سے 26 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے 300 لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مائی کا لال مجھے نہیں، ہمیں نہیں روک سکتا۔ اب یہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے تفصیلی خبر سامنے آئی ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں درج مقدمات میں 350 PTI ورکرز کی ضمانت کی درخواستیں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقرر تھی، جن میں سے اکثریت کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد سامنے آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی، اور دبنگ قسم کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور تحریک انصاف کا کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مجھے بلا واسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر ہوئی تھی، یعنی کہ براہ راست آفر ہوئی تھی۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تصدیق کرتا ہوں میں اس بات کی کہ مجھے اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنے کی ڈائریکٹ آفر دی گئی، اور کارکنوں کی رہائی تک اپنی رہائی نہیں چاہتا، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہہ دیا۔ اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس میں اپنے کارکنوں کو ترجیح نہ دوں، اپنی آزادی کو صرف ترجیح دوں، اور میں اڈیالہ سے بنی گالہ چلا جاؤں، میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جاؤں، میں عدالتوں کے ذریعے انصاف لے کے آؤں گا، میں نے صحبتیں برداشت جو کرنی تھی وہ کر لی ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے، جو یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب بڑے عیاش پرست آدمی ہیں، نشہ کرتے ہیں، 2 دن جیل میں نہیں نکالیں گے، ایسے ہو جائے گا، فلاں چیز کریں گے، بیرونی دنیا میں چلے جائیں گے، انتخابی نشان لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم انہوں نے ڈھائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے چون چڑا بھی نہیں کی، اور وہاں پہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور آج تک کھڑے ہیں۔ اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی جانب سے آفرز آئی ہیں ان سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اور پلس آپ دیکھیے کہ آج ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے مذاکرات کا، جس میں آج شام تک مزید اپڈیٹ آ جائیں گی، اور ان مذاکرات کے اندر حکومتی لوگ شامل ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی میں علی امین گنڈاپور بھی ہیں PTI کی جانب سے، اور پلس پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے 6 لوگوں کو مذاکراتی کمیٹی میں رکھا تھا، اور اجلاس جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ دیا جائے، جو قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان رائٹنگ ان کو چیزیں لکھ کے دی جائیں گی یا کیا ہوگا۔ یہ مذاکرات ایک لالی پاپ ہو سکتے ہیں، اور یہ مذاکرات بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں، اور ان مذاکرات کو وجہ بنا کے پاکستان
एक ऐसे दौर में दाखिल हो सकता है अगर इनकी नीयत, इनके इरादे ठीक हों। इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, ये तीनों इकट्ठे हो जाएं, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी रख लें आप साथ। ये बात तय कर लें और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर MOU साइन करें, एक नया मिसाक जमहूरियत करें कि हम आपस में लड़ें झगड़ें जो मर्जी करें। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हदूद और क्यूद में रखना है, फ़ौज को कहीं सियासत में मुदाखलत नहीं करने देनी, नैब के अंदर तब्दीलियाँ करनी है। ये जो सियासी विंग बना है फ़ौज के अंदर उसको हमने ख़त्म करना है और हम जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ेंगे और यकजा रहेंगे ताकि आने वाली नस्लें हमारा फल खाएँ। ये तमाम लोग जो हैं वो 70+ हैं, इनकी उम्रें काफ़ी हो चुकी हैं और जाते जाते अगर ये इस तरह का अच्छी नीयत से काम कर जाएँ और ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ना बने, वो चाहे PTI हो किसी दौर में, चाहे वो नून लीग हो इस दौर की, ये सिर्फ जमहूरियत को तरजीह दें, अच्छे सिस्टम को लेके आगे बढ़ें, सियासतदानों को, अपनी ज़ात को, सियासी जमातों को, इस कौम को इस इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद करवा दें तो यकीन जानिए इस मुल्क के अंदर खामोश इनकलाब लाया जा सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। क्या ये लॉलीपॉप है, क्या ये एक दूसरे को धोखा देना है हमेशा की तरह, या फिर इससे कोई नतीजा जो है वो सामने आएगा। फ़ौज ने मज़ीद मुदाखलत करते हुए जो है वो PIA के अंदर भी अपनी खिदमात अंजाम देना शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में एक नया मोर्चा संभाला है पाक फ़ौज ने, और इस सिलसिले में एयर वाइस मार्शल अख्तर हयात को कायम मकाम CEO PIA तैनात कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। अब देखेंगे जब आप डमी वज़ीर आज़म लेके आते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसे इस्टेब्लिशमेंट जो कहेगी वो दस्तखत करेगा, दस्तखत करने के बाद उसकी मंजूरी देगा और मंजूरी देने के बाद फौजी जो हैं वो PIA जैसे इदारे को भी चलाएंगे, अस्पताल भी चलाएंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे। इवन आप देखिए कि नैब के इदारे के अंदर ये लोग तैनात हैं, जो नादरा है उसके अंदर हैं, पासपोर्ट से लेके तमाम जगह के ऊपर, इवन स्टॉक एक्सचेंज तक इनके लोगों को तैनात किया गया है। और आम लोगों का जो सिविलियन है उनका हक मारा जाता है। और ये कोई जवाज़ नहीं है कि आप 40 साल 35 साल नौकरी फ़ौज में करें, वहाँ से लाखों रुपये माहाना तनख्वाह लें, करोड़ों रुपये के प्लॉट मिलें, आपको अच्छी खासी पेंशन मिले, रिटायर्ड होने के बाद बजाय इसके कि आप ज़िंदगी को इंजॉय करें, दुनिया घूमें, अच्छे से नमाज़ पढ़ें, ये वहाँ से 40 साल सर्विस करने के बाद और इदारों के ऊपर आके हुक्मरानी करते हैं ताकि इनकी जड़ें मजबूत रहें, ये सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। तो ये वज़ीर आज़म जो हैं इन्होंने इसकी मंजूरी दे के ये अच्छा नहीं किया। फिर आप देखिए कि एक तरफ महमूद गजनवी को कहते हैं कि ये चोर था, ये डाकू था, ये लुटेरा था, और दूसरी जानिब एक तरफ वज़ीर दिफा ऐसे कहता है और दूसरी जानिब पाक फ़ौज जो है वो गजनवी के नाम के ऊपर गजनवी मज़ाइल के नाम रखे जाते हैं। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है और $1 मिलियन का सवाल है कि कहते हैं कि अगर महमूद गजनवी वाकई लुटेरा था तो फिर पाकिस्तान ने अपने एटमी मज़ाइल का नाम गजनवी मज़ाइल क्यों रखा? है किसी के पास इस सवाल का जवाब? क्या कोई शख्स है ऐसा जो इस सवाल का जवाब दे सकता है? तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसमें चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। ये जो कुछ करते आए हैं उन गुनाहों की इनको सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से प्रेशर देख लें और पाकिस्तान के अंदर से प्रेशर देख लें। किसका प्रेशर? अवाम का प्रेशर। क्यों प्रेशर आया? कि तमाम जुल्म, जबर और बर्बरियत करने के बावजूद निज़ाम हार गया और इमरान खान एक वो शख्स जिसने क़याम किया, जो ठहर गया, जिसने डील नहीं की, तो उस डील के नतीजे में चाहे वो सहाफ़ी हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, चाहे PTI के कारकुन हों, वो तमाम के तमाम लोगों के अंदर जान पड़ी और वो सारे डट गए। और इमेजिन कीजिए कि अगर यही इमरान खान नवाज शरीफ साहब और बाकी लोगों की तरह डील कर लेते तो हम लोग या उनके कारकुन क्या कर सकते थे? ना वो ऐसे दावे कर सकते, ना ये सिस्टम के अंदर तब्दीली आती, ये निज़ाम फिर से कंप्रोमाइज़ हो जाता। आज अगर लोगों को ये शय मिली है, ये हौसला मिला है, उनके अंदर जान आई है, उन्होंने जुल्म और जबर का मुकाबला किया है, डटे हैं और मज़ीद आगे भी जुल्म और जबर सहने को तैयार हैं, तो उसकी लॉजिक क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, इमरान खान, जिसने इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।